हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता। जो माला हम पिरो रहे हैं महान व्यक्तित्व की, उसमें एक पुष्प और अंकित करने के लिए मैं ले आई हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले नाम के महान व्यक्तित्व को, जिनका पाठ संख्या है 19 तक हम पहुंच गए हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम बच्चे थे तो हम ज्योतिबा फुले को एक महिला समझते थे, तो ये गलती आप ना करें। ये महात्मा ज्योतिबा फुले जो नाम से एक महिला की तरह कभी कभी हिंट लगती हैं, लेकिन ये एक पुरुष हैं, महापुरुष हैं। इस तरफ आप इनका एक चित्र देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि इनका महान व्यक्तित्व कैसे इतना महान हुआ, कौन लोग उसमें प्रेरणादायी थे, किससे इन्हें प्रेरणा मिली, कौन से ऐसे प्रेरक तत्व थे जो इन्हें महान बनने में सहायक हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी हैं, पहले उन्हें मैं पढ़ती हूँ और आप भी उन्हें मेरे साथ पढ़ते जाइए। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। क्या इसका अर्थ है वो अभी हम जानेंगे। इसके पहले हम शुरू करते हैं ज्योतिबा फुले जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। महात्मा ज्योतिबा को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 19वीं सदी की बातचीत है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत परिश्रम किया। जो भी महान व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ते हैं, एक कॉमन चीज अगर आप बच्चों उसमें देखेंगे तो वो कॉमन चीज ये है कि वे अपने बारे में ना सोच के अपने आसपास के लोगों के बारे में ज्यादा सोचा करते थे। ठीक है, और उस समय की जो कुरीतियां थी, जो रूढ़ियां थी, जो परंपराएं थी, जिनका कोई तथ्य नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, कोई तर्क नहीं था, उन्होंने उसको बदलने का कार्य किया। तो महान बनने की श्रेणी में एक चीज, सबसे पहली सीढ़ी जो है वो ये है कि ऐसे लोगों ने समाज के लिए कार्य किया, स्वयं के लिए ना सोचकर पहले समाज के लिए सोचा। तो ये इनकी पहली विशेषता होती है। जितने भी महान व्यक्तित्व हम पढ़ रहे हैं अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, उसमें ये एक कॉमन बात थी। ठीक, दूसरी क्या थी कि ऐसे लोग वीर होते हैं, साहसी होते हैं, और बचपन से ही, जिसे हिंदी में कहा जाता है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो ये लोग बचपन से ही अपने जीवन के लक्ष्य जो होते हैं वो बड़े रखते हैं। इनके जीवन के लक्ष्य छोटे छोटे नहीं होते कि बस मुझे अपने लिए ये करना है, बस मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ इंजीनियर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा और बस ये करूंगा। इनका लक्ष्य जो होता है वो बचपन से ही बहुत वृहद होता है, विश्व के लिए, संसार के लिए होता है। तो निश्चित रूप से जब हम किसी चीज के बारे में इतनी शिद्दत से सोचते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए हमारे पॉजिटिव पर्सन की तरह काम करने लगता है। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या कुरीतियों को दूर किया, कैसे कैसे हमारे समाज का भला किया, कि आज महान व्यक्तित्व के हमारी इस पुस्तक में इनका नाम शामिल किया गया है। इन्होंने कौन सी कुरीतियों को दूर किया? अछूतोद्धार, ऐसे लोग जिन्हें अछूत माना जाता था, जिन्हें छूना पाप समझा जाता था, जो लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे, नॉर्मल जो जल स्रोत होते हैं वहां नहीं जा सकते थे, किसी के घरों में अंदर नहीं जा सकते थे, ऐसे लोगों के अछूतोद्धार, ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक है अछूत प्लस उद्धार, यानी ऐसे लोगों का उद्धार, यानी भला करने का जो काम था वो अछूतोद्धार कहलाता है। नारी शिक्षा पर विशेष कार्य किया, विधवा विवाह पर विशेष कार्य किया। अब आप सोचेंगे विधवा विवाह पर क्या कार्य किए गए? जिन महिलाओं के पति की किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती थी तो उन लोगों के, उन महिलाओं के लिए एक अलग तरीके की व्यवस्थाएं कर दी जाती थी, जो हमारी पुरानी परंपराएं थी उसमें, कि वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगी, वो एक कोठरी में बंद रहेंगी, वो समाज के किसी धार्मिक आयोजन में भाग नहीं लेंगी, किसी के शुभ कार्यों में नहीं जाएंगी। इस तरीके के उन्हें मतलब बुरा टाइप माना जाने लगा था। तो ये जो महान लोग आए, इन्होंने एक सबसे अच्छा काम ये किया कि क्या वो उनकी गलती है, उनके पति की मृत्यु होने में क्या उनकी गलती है? ये तो एक भाग्य, दुर्भाग्य जिसे हम कह सकते हैं वो है कि किसी व्यक्ति की आयु पूरी हो गई थी तो उसकी मृत्यु हो गई। कभी कभी बीमारी से, संकट से, घटना या दुर्घटना से मृत्यु हो जाती थी। तो क्या उसमें उसकी पत्नी का कोई दोष है कि उसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ? तो जीवन का आना और जाना, जीवन का मतलब मिलना और मृत्यु का होना ईश्वर के हाथ में है। तो उस महिला की क्या गलती थी जो उसके साथ आप ऐसा व्यवहार करें? वो रंगीन वस्त्र नहीं पहन सकती थी, वो अच्छा खाना पीना नहीं खा सकती थी, वो एंजॉय नहीं कर सकती थी, वो जीवन के आनंद को नहीं ले सकती थी। क्यों?
तो ऐसी सोच जो ऐसे महान व्यक्ति हैं उन्होंने सोचा कि उस महिला का इस सब में कोई गलती नहीं है, उस महिला को भी दोबारा अपना जीवन अच्छे से जीने का हक है, उसे भी अच्छा खाने पीने पहनने ओढ़ने का शौक होना चाहिए, जीवन में उसको उसकी आवश्यकताएं हैं तो वो भी समाज में आ जा सकती है, धार्मिक आयोजनों में भाग ले सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये महान व्यक्तित्वों ने जरूर सोचा था। तो विधवा विवाह यानी ऐसी महिलाओं के दोबारा पुनर्विवाह करने की बातचीत भी की गई, क्योंकि पहले काफी कम उम्र में विवाह हो जाया करते थे। तो अब जो कम उम्र की लड़कियां हैं, क्या वो अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता दें कोठरी में बंद रहकर सफेद साड़ियों में? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व ने सोचा कि जब उनका जीवन अभी शुरू ही हुआ है तो क्यों ना, अगर उनकी पति की मृत्यु हो गई है, भले वो एक दुखद घटना है, लेकिन उनका पुनः विवाह कर दिया जाए ताकि वो अपना जीवन अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से जी सकें। ऐसे कामों को क्या कहा गया? जब ऐसी महिलाओं की दोबारा विवाह की बातचीत की गई तो उसे विधवा विवाह कहा गया। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज सोशल साइंस में भी आप पढ़ेंगे तो इन शब्दों के अर्थ आपको पता होना चाहिए। बाल विवाह भी मैंने आपको एक बार समझाया था कि बचपन में जो विवाह कर दिए जाते थे वो बाल विवाह था। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले अछूतोद्धार, नारी शिक्षा पर जोर दिया, विधवाओं के विवाह पर जोर दिया कि उन महिलाओं को कोठरियों में बंद रख के और जीवन का हर आनंद से वंचित नहीं करना है, बल्कि उनके पुनः विवाह करके ऐसे लोग जिनकी या तो पत्नियों का स्वर्गवास हो गया है या वो भी किसी कारण से ग्रसित है या नवीन विवाह अगर उनके हो रहे हैं तो वह ऐसी महिलाओं से विवाह करके जीवन का पुण्य कमा सकते हैं। किसानों के हित के लिए कार्य किया। किसान हमारे जीवन का, हमारे भारत का सबसे बहुमूल्य रत्न है, क्योंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और किसान जो है वो अन्न का उत्पादन करते हैं। तो अन्न के उत्पादन करने वाले किसानों के हित में उन्होंने काम किया, उनके फायदे के बारे में सोचा। तो ये सब कार्य ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य करे हैं। जो अगर ज्योतिबा फुले के आप कुछ प्रमुख कार्य की बात करें तो वो क्या क्या है? अछूतोद्धार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित में उन्होंने कार्य किया। उनका जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया, यानी माता का जो स्नेह है वो इनको नहीं मिल पाया। ज्योतिबा का लालन पालन सगुणा बाई नामक एक दाई ने किया था। दाई कौन होती है? जो बचपन में बच्चों को पालने पोसने का कार्य करती है ना, वो तो दाई ने किया था। सगुणा बाई ने ज्योतिबा को माँ की ममता और प्यार दिया। तो इस प्रकार ज्योतिबा फुले का बचपन बीता था। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को एक गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। 2 लोग किसी भी काम के लिए बहुत जोश में कार्य करते हैं। एक वो जो उसके बारे में बहुत सोचते हैं, जो उसको गलत मानते हैं और फिर उसमें सुधार करना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग जिन्होंने उस कार्य को स्वयं पर भुगता है। तो देखिए, इन्होंने अछूतोद्धार वगैरह किया था, जातिगत भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस चीज को स्वयं भुगता था। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ाई की ललक बनी रही, यानी स्कूल भले इन्हें छोड़ना पड़ा उस समय, लेकिन इनके अंदर पढ़ाई करने का जो क्रेज था वो इतना ज़्यादा था कि इन्होंने अपने घर में ही, अपनी सगुणा बाई जो दाई थी इनकी, उसकी मदद से घर में ही सारा अध्ययन ये करते रहे। सगुणा बाई ने भी बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। हमने कई बार देखा है नारी शिक्षा, स्त्री शिक्षा क्यों जरूरी है। अब देखिए, अगर इनको स्कूल से निकाल दिया गया था तो ये घर में बैठ जाते। अगर इनकी इस दाई माँ को भी पढ़ाई की वैल्यू नहीं पता होती तो ये तो अनपढ़ ही रह जाते। लेकिन सगुणा बाई ने इनको घर में ही अध्ययन कराया, यानी वो स्वयं पढ़ी लिखी थी, पढ़ाई का महत्व जानती थी, तो इनको उन्होंने घर में ही पढ़ाने का प्रयास किया। यहाँ पर पता चलता है कि नारी की शिक्षा कितनी आवश्यक है। घरेलू कार्यों के बाद जो भी समय बचता उसमें वे किताबें पढ़ते थे, यानी घरेलू कार्यों में भी वो मदद किया करते थे। ज्योतिबा पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। पढ़ने से तो हम पढ़ पाते ही हैं, लेकिन साथ में चर्चा करना, अपने बड़े बुजुर्गों के अनुभव से सीखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये स्कूल तो इनको जाने मिल नहीं रहा था, तो अपने गांव के जो आसपास के जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे भी ये बहुत जीवन के ज़रूरी चीज़ें, महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते, और बात करने के कारण क्या हुआ, इनकी विचार क्षमता खुल गई, स्वतंत्र हो गई। ये किसी भी विषय पर बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचने लगे। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्क संगत बातों से बहुत प्रभावित होते, क्योंकि हर बात को लॉजिक के साथ करते। तर्क को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉजिक। हर बात को लॉजिक के साथ करना पसंद करते थे कि अगर ऐसा है तो क्यों है,
ये कारण इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था। अरबी फारसी के विद्वान गफ्फार बेग मुंशी एवं फादर लिजीट साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे। मतलब अरबी फारसी के विद्वान थे गफ्फार बेग, और जो मुंशी और फादर लिजीट साहब ज्योतिबा के, उनके घर के आसपास ही वो लोग पड़ोसी, नेबर उनके थे। बालक ज्योतिबा की प्रतिभा और शिक्षा के प्रति रुचि देखकर उन्हें विद्यालय पुनः भेजने का प्रयास किया गया कि ये पढ़ना चाहते हैं, इनको विद्यालय भेजा जाए। इन लोगों ने भी उसमें मदद की। उन्हें एक बार फिर स्कूल भेजा गया। वह स्कूल में सदा ही प्रथम आते थे, यानी पूत के पांव पालने में दिखते हैं, तो ये अपने बचपन से ही पढ़ाई की ललक तो थी ही, और हर कक्षा में ये प्रथम आते थे। धर्म पर टीका टिप्पणी यानी किसी के बातचीत विचार विमर्श सुनने के बाद उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर हिंदू धर्म में इतनी विषमताएं क्यों हैं। हम सब हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन हिंदुओं में भी जाति वर्ण के कितने सारे भेद बने हुए हैं, और ये विषमता क्यों है, क्यों हम सब सिर्फ हिंदू नहीं कहलाते, हमारे अंदर इतना जातिगत भेदभाव अंदर ही अंदर क्यों है। जाति भेद और वर्ण व्यवस्था क्या है, ये प्रश्न इनके दिमाग में आए थे। आपको याद होगा पिछले कुछ पाठों में हम जाति भेद के बारे में और इस वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। आवश्यकता लगेगी तो मैं भी आपको दोबारा एक बार समझा दूंगी। तो इनके मन में ये धर्म के बारे में, जाति भेद के बारे में और वर्ण व्यवस्था के बारे में सवाल आया करते थे। वह अपने मित्र सदाशिव बल्लाल गोवंडे के साथ समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते थे। यानी जो बातचीत थी इनकी वो भी कितनी बृहद स्तर की थी कि ये देश समाज के बारे में बातचीत किया करते थे। इनकी बातचीत में गिल्ली डंडा और खेलकूद की बातें नहीं हुआ करती थी, देश समाज और धर्म के बारे में चिंताएं होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसमें क्या प्रयास कर सकते हैं, ये इनकी चर्चा के विषय हुआ करते थे। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझता कि इतना बड़ा देश है भारत जो कि गुलाम क्यों है। गुलामी से उन्हें नफरत होती थी। उन्होंने महसूस किया कि जातियां और पंथों पर बटे इस देश का सुधार तभी संभव है जब लोगों की मानसिकता में सुधार होगा। लोग मन से सुधर जाएंगे तो देश तो सुधरने में फिर ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है कि मानसिकता लोगों की अलग अलग है। जाति भेद, वर्ग भेद, धर्म भेद में पूरा का पूरा भारत उलझा हुआ था, तभी हम गुलाम होकर जी रहे थे। ठीक है, तो ये एक समस्या इनको लगती थी, ये शीघ्र ही उसका कोई ना कोई उपाय खोजना चाहते थे। उस समय समाज में वर्ग भेद अपनी चरम सीमा पर था। क्या था ये वर्ग भेद? 4 वर्णों में बांट दिया गया था समाज को, और वो 4 वर्णों में बनने के बाद जो उच्च पदों पर थे वो थोड़े घमंडी होते जा रहे थे, जो निम्न पदों पर थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत निम्न समझते जा रहे थे। उसके कारण ये पूरा जो समाज है, जो हमारी आंतरिक शक्तियां थी, वो एक होने के स्थान पर क्या हो गई? बट गई थी। तो बटने के कारण हम सब अलग अलग हो गए थे, हमारी शक्तियां इधर उधर बिखरी हुई थी। उन शक्तियों को एक करने के प्रयास इनने किए, लेकिन तब तक स्त्री और दलित वर्ग की दशा भी अच्छी नहीं थी। उस समय स्त्रियों के मान सम्मान के बारे में इतना नहीं सोचा जाता था, उन्हें शिक्षित नहीं किया जाता था, उन्हें सिर्फ घर में घर के कामकाज और भोजन बनाने के लिए बस महत्वपूर्ण माना जाता था। उनकी किसी विषय पर राय मशवरे नहीं लिए जाते थे, उनकी शिक्षा की उतनी व्यवस्था नहीं की जाती थी। शीघ्र ही बच्चियों के विवाह कर दिए जाते थे कि उनकी स्वतंत्र सोच या स्वतंत्र जो आत्मनिर्भरता है वो कभी हो ही नहीं पाती थी उनकी। तो ऐसी स्थितियां उस समय समाज में बनी हुई थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। लड़कियों को मैंने जैसा भी बताया, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं करी जाती थी, तो पढ़ी लिखी लड़कियां आत्मनिर्भर नहीं होती थी, उनके स्वयं के कोई विचार ही नहीं होते थे। जो उनसे कह दिया गया, पहले अपने पिता के वश में, फिर अपने पति के वश में, और बुढ़ापे में अपने पुत्र के वश में वो रहती थी। तो उनकी स्वतंत्रता के बारे में किसी को ख्याल नहीं था। वे गुलाम देश में और भी ज्यादा गुलामी का जीवन जी रही थी। ज्योतिबा को इस स्थिति पर बड़ा दुख होता था। उन्होंने स्त्रियों और दलितों की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया। उन्होंने सबसे पहला काम ये माना कि सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है। नारी शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया। आपको याद होगा, हमने 2 से 3 स्लाइड पहले ये लाइन पढ़ी थी कि नारी शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। उनका मानना था कि माताएं जो संस्कार बच्चों में डालती हैं, वो संस्कार बच्चों के भविष्य के बीज होते हैं। जो संस्कारी माताएं होती हैं, जो पढ़ी लिखी माताएं होती हैं, वो अपने बच्चों को जो चीज़ सिखाती हैं वही आगे उनके व्यक्तित्व और जीवन में झलकता है।
इसीलिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि वही लड़कियां आगे चल के माता और पत्नी के रूप में अपने परिवार का निर्वाह करती हैं। तो वहाँ जहाँ जिन घरों में माताएं उनकी शिक्षित होती हैं, वहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो संस्कारों के बीज उनमें बचपन से ही पड़ जाते हैं। ठीक है। उन्होंने निश्चय किया कि वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए स्कूलों का प्रबंध करेंगे, यानी अधिकतम स्कूल खोलेंगे जहां बच्चा बच्चा स्कूल जा सके, चाहे वो बच्चा हो बच्ची हो, स्कूल जा सके। शिक्षा सभी के लिए समान अधिकार के समान हो। उस समय जाति पाति ऊंच नीच की दीवारें बहुत ऊंची थी। ऊंचा धर्म, नीचा धर्म, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये दलित है, ये निम्न जाति का व्यक्ति है, तो ये सारी भावनाएं उस समय बहुत ज़्यादा व्याप्त थी हमारे समाज में। दलितों और स्त्रियों की शिक्षा के रास्ते बंद थे। दलित लोग कौन होते थे? जो शूद्र वर्ग वगैरह थे, उनको ये माना जाता था कि ये तो बस निम्न स्तर का काम करने के लिए ही है, ये पढ़ लिख के क्या करेंगे, ये अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो उनके दिमाग खराब हो जाएंगे, फिर ये काम नहीं करेंगे। इस प्रकार की जो छोटी सोच थी जो उनके बारे में रखी जाती थी, तो उन्हें भी शिक्षित नहीं किया जाता था। ये माना जाता था कि इन्हें तो बस ये साफ सफाई, कचरा उठाने, सफाई करने के काम करने, ये पढ़ लिख कर इनको पढ़ाई की इनको क्या आवश्यकता है, जबकि पढ़ाई की आवश्यकता हर व्यक्ति को थी। तो दलित और स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी, स्त्रियों को भी माना जाता था कि इन्हें घर के कामकाज करने, उसके लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है, वो तो अनुभव आधारित है, वो तो सीख जाएंगी करते करते। तो रास्ते बंद थे। ज्योतिबा ने इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए दलितों और लड़कियों को अपने घर में पढ़ाने लगे। उन्हें उस समय किसी स्कूलों में नहीं भेजा जाता था, तो उन्होंने क्या किया, भाई आप स्कूल में नहीं बुला सकते, लेकिन मैं अपने घर में बुला के तो पढ़ा सकता हूँ। तो इन्होंने वो दलित लोगों को और महिलाओं, लड़कियों को अपने घर में बुलाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। वह बच्चों को छिपा कर लाते और वापस पहुंचाते थे, क्योंकि लोग उस समय जल्दी भड़कते थे, जल्दी विरोध करने लगते कि आपको भी अब हम समाज से अलग कर देंगे, आप ये दलितों को यहाँ पर अपने घर में बुलाते हैं, बिठाते हैं, उनकी पुस्तकें छूते हैं, उन्हें छूते हैं, तो ये सब गलत है, हम आपको भी समाज से बेदखल कर देंगे। तो इस कारण इनको ये काम, क्योंकि इन्हें एक लक्ष्य पूरा करना था, ये लोगों से डरते नहीं थे, लेकिन इन्हें एक बड़ा लक्ष्य पूरा करना था, तो इन्हें सोचा चलो चुपचाप से जितना पढ़ पा रहे हैं उतना मैं कर देता हूँ। तो बच्चों को छिपा कर लेकर आते और पढ़ाकर वापस चुपके से उनके घरों में पहुंचा देते, क्योंकि लक्ष्य था शिक्षित करना। जैसे जैसे उनके समर्थक बढ़े, जैसे जैसे लोगों ने समझना शुरू किया कि बच्चों की, महिलाओं की और ये दलितों की पढ़ाई भी आवश्यक है, जैसे जैसे धीरे धीरे उनके फायदे उनको समझ में आए, तो लोगों ने उनके समर्थन करना शुरू किया, लोग उनमें शामिल होते गए। और जब उनके समर्थक बढ़ गए तो उन्हें खुलेआम स्कूल खोल दिए गए। फिर उनको वो चुपचाप वो काम नहीं करने पड़ते थे, तो खुलेआम स्कूल खोल दिए गए, जहाँ पर महिलाएं, दलित बच्चे सभी आकर आराम से पढ़ाई करने लगे। स्कूल प्रारंभ करने के बाद ज्योतिबा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके विद्यालय में पढ़ाने के लिए कोई तैयार ना होता। अब देखिए, सबसे एक मेन बात ये हो गई, अभी भी जो छोटी सोच के लोग थे वो ये मानते थे कि मैं अपना ज्ञान उन दलित व्यक्तियों को नहीं दूंगा, उन विद्यालयों में नहीं जाऊंगा जहां पर दलित लोग पढ़ा करते हैं। तो ये भी एक समस्या आई। कोई पढ़ाता तो सामाजिक दबाव में आकर उसे भी जल्दी यह कार्य बंद करना पड़ना। जैसे कि मान के चलो, मैं उस स्कूल में पढ़ाने चली गई, मैंने कहा नहीं, मैं ये सब नहीं मानती, चलो मैं पढ़ाने जाती हूँ, लेकिन मुझ पर मेरी सोसाइटी का सामाजिक प्रेशर इतना डाला गया कि अगर प्रज्ञा तुम उन बच्चों को पढ़ाओगी ना, तो हम तुमसे भी बात करना बंद कर देंगे, समाज में तुम्हारा खाना पानी बंद कर देंगे, और तुम्हें भी हमारे समाज में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार का एक प्रेशर उस टीचर पर डाला जाता था जो उन्हें पढ़ाने जाता था। अब समस्या आई कि इन स्कूलों में पढ़ाए कौन। समस्या आई ना कि भाई उन बच्चों को फिर पढ़ाए कौन, हर कोई प्रेशर से परेशान हो जाता था। यह एक गंभीर समस्या थी। इस समस्या का हल करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री, जो इनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, उनको पढ़ना लिखना सिखाया और फिर मिशनरीज के नॉर्मल स्कूल में प्रशिक्षण दिलाया। यानी पहले अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखाया, एजुकेशन दी, और फिर उनको बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग, स्कूल्स में ट्रेनिंग भी दी, मिशनरी स्कूल्स में ट्रेनिंग दी। और प्रशिक्षण के बाद वे भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला बनी, प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी। यानी समझ में आ रहा है आपको कि वो एक ट्रेंड टीचर बन गई उसके बाद। और भाई आप समाज लोगों पे प्रेशर डाल सकता है, वो उनकी पत्नी पे तो प्रेशर नहीं डाल सकता था कि नहीं आप मत पढ़ाइए, अपनी पत्नी से मत पढ़ाइए। तो देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह वाली बात यहाँ पर है कि उन्होंने, जब उन्हें टीचर नहीं मिल रहे थे, तो अपनी पत्नी को ही उन्होंने पढ़ना सिखाया, ट्रेनिंग दिलवाई, ताकि एक ट्रेंड टीचर होके वे बच्चों का भला कर सकें। एक बार जोरदार तालियां तो इस बात पर बनती हैं।
उनके इस कार्य से समाज के लोग कुपित हो उठे, यानी लोगों का गुस्सा अभी भी बरकरार था, तो लोगों को इस बात पर भी गुस्सा आने लगी। जब सावित्री बाई स्कूल जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनको तरह तरह से अपमानित करते, उन पर फप्तियां कसते, कमेंट करते, ताने मारते, ये सब चीजें करते, परंतु वह महिला अपमान का घूंट पीकर भी अपना कार्य करती थी, क्योंकि इनका जीवन लक्ष्य महान था कि मुझे अपने भारत के बच्चों को शिक्षित बनाना है। और जब लक्ष्य महान होता है ना, तो ये छोटी मोटी बातें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। हिंदी में एक कहावत होती है ना कि जब राजा की शाही सवारी निकलती है तो छोटे मोटे लोग क्या बोल रहे हैं वो उसका फर्क नहीं पड़ता उन पर। तो ऐसे ही ये जो महान कार्य करने ये निकलती थी, तो छोटे मोटे लोगों की बातचीत की, तानों की, उनके व्यंगों की परवाह नहीं किया करती थी, अपमान का घूंट पीती थी। मगर इस पर लोग ज्योतिबा को समाज से बहिष्कृत करने की धमकी देते थे कि आपको और आपकी पत्नी को भी हम समाज से बाहर निकाल देंगे, आप उन दलित लोगों को पढ़ाया करते हैं। उन्हें अपने पिता के घर से तो बाहर निकलवा ही दिया। गृह त्याग करने के बाद पति पत्नी को, ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले को, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये ऐसे महान लोग थे जो अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। मतलब इन्होंने अपना जो लक्ष्य ठान रखा था समाज कल्याण का, समाज की भलाई का, उससे ये डिगे नहीं, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंधेरी काली रात थी, बिजली चमक रही थी। महात्मा ज्योतिबा को घर लौटने में देर हो गई थी। वह सरपट घर की ओर बढ़े जा रहे थे। बिजली चमकी, उन्होंने देखा आगे रास्ते में दो व्यक्ति हाथ में चमचमाती तलवार लिए हुए जा रहे हैं। वो अपनी चाल उन्होंने तेज कर दी कि भाई कैसे भी करके मैं सबसे पहले अपने घर पहुंच जाऊं, और घर के समीप पहुंचे। महात्मा ज्योतिबा ने उनसे उनका परिचय इतनी रात में चलने के कारण जानना चाहा कि भाई आप दोनों कौन हो, इतनी रात में ये तलवारें लेके कहाँ घूम रहे हो। उन्होंने बताया कि हम ज्योतिबा को मारने जा रहे हैं, यानी वो ज्योतिबा को पहचानते नहीं थे। उन्होंने उन्हीं को बताया कि हम उन्हें मारने के लिए जा रहे हैं, समाज के लोगों ने उनको शायद भेजा था। महात्मा ज्योतिबा ने उनसे कहा, उन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? उन्होंने कहा, हमें पैसा मिलेगा और हमें पैसे की आवश्यकता है। आपने देखा ना, शूटर लोग होते हैं, ये पैसे के लिए ये सब गलत काम करते हैं। तो ये काम तो गलत था, लेकिन उन्हें पैसे की आवश्यकता थी, इसीलिए वो ये काम करने के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने सच सच बता भी दिया कि इस काम को करने से हमें पैसा मिलेगा। महात्मा ज्योतिबा ने क्षण भर सोचा और फिर उन्होंने कहा, मुझे मारो, मैं ही ज्योतिबा हूँ। मुझे मारने से यदि तुम्हारा हित होता है, तुम्हारा भला होता है, तुम्हें पैसा मिल रहा है अगर, तो फिर मुझे खुशी होगी कि मैं मरते मरते भी तुम्हारा कल्याण कर गया। ऐसे महान विचार थे उनके। इतना सुनते ही उन दोनों व्यक्तियों के हाथों से तलवारें छूट गईं और वे महात्मा ज्योतिबा के चरणों में गिर पड़े, और फिर वे उनके शिष्य बनकर वहां पर रहने लगे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज नामक एक संगठन की स्थापना भी की थी। यानी दोनों व्यक्तियों के, जो उनके शूटर बन के आए थे, उन्हें मारने के लिए आए थे, उनका हृदय परिवर्तन भी महात्मा ज्योतिबा फुले ने कुछ ही बातों से कर दिया। सत्य शोधक समाज उस समय के अन्य संगठनों से अपने सिद्धांतों और कार्यक्रमों के कारण भिन्न था। क्यों अलग था, देखते हैं। सत्य शोधक समाज पूरे महाराष्ट्र में शीघ्र ही फैल गया। उसका प्रचार प्रसार जो है वो पूरे महाराष्ट्र में बहुत जल्दी हो गया। सत्य शोधक समाज में लोगों को जगह जगह दलितों और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। मतलब वो काम सत्य पर आधारित था और साथ ही समाज कल्याण के लिए कार्यरत था। तो उन्होंने जगह जगह दलितों और महिलाओं के लिए स्कूल खोल दिए। छुआछूत का भी विरोध किया। किसानों के हितों की रक्षा के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए कि भारत के जो अन्नदाता हैं किसान, उनके सब जो कार्य हैं उनके हित में होने चाहिए, वो कभी अप्रसन्न नहीं होने चाहिए। तो उनके हित के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम किए गए, आंदोलन चलाए गए। उन्हें उनकी फसलों का समर्थन मूल्य अच्छा मिले, उनकी फसलों के उत्पादन का पुरस्कृत भी किए जाए, मूल्य भी अच्छा मिले, तो ये काम उनके लिए होना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले और उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया, जो कि पूरी तरह किसानों के फेवर में था। किसानों का उसमें सारा भलाई की बातें लिखी हुई थी और किसानों के फेवर की बातें थी उसमें। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने के लिए उन्होंने अनेक पुस्तकें मिली। इनकी पुस्तकें आपको अपनी विद्यालय की लाइब्रेरी में या फिर आपके शहर में जो भी बड़ी लाइब्रेरीज हैं वहां पर मिल जाएंगी। 28 नवंबर 1890 को उनका देहावसान हो गया। यानी ऐसे महान व्यक्तित्व की आंखें मुंद गईं।
जीवन भर गरीबों, दलितों, महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाले इस सच्चे नेता को जनता ने आदर से महात्मा की उपाधि दी। जैसे कि महात्मा गांधी हम कहते हैं ना, वैसे इनको भी इनके नाम के आगे एक उपाधि दी गई जिसके लिए आदर के साथ इन्हें महात्मा शब्द यानी महान आत्मा इनको कहा गया, की पदवी से विभूषित किया गया। उन्हें समाज के सशक्त प्रहरी के रूप में, एक सैनिक के रूप में, जैसे एक सैनिक होता है जो बॉर्डर पर जाकर लड़ता है, लेकिन एक प्रहरी ऐसा होता है जो समाज में रह के समाज से लड़ता है लोगों का भला करने के लिए। तो ये एक सशक्त प्रहरी थे, समाज के सशक्त प्रहरी के रूप में इन्हें जाना जाता रहा है और सदैव जाना जाता रहेगा। ऐसा था महान व्यक्तित्व महात्मा ज्योतिबा फुले का। तो आगे देखते हैं, ज्योतिबा फुले जी ने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। जानते हैं उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उनके नाम क्या हैं। ये नाम हम क्यों जान रहे हैं, ताकि लाइब्रेरीज में से लेकर, पुस्तकालयों में से लेकर आप इनको पढ़ें और इनके बारे में और अधिक जान सकें। ज्योतिबा द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। आपको इनके नाम शायद थोड़े अजीब लगे कि थोड़े अजीबोगरीब नाम लग रहे होंगे आपको, लेकिन चूंकि ये इतने बड़े बड़े लेखक साहित्यकार होते हैं कि ये बहुत वजह से जो चीज़ें लिखते हैं, तो इस वजह से उनके नाम थोड़े अलग तरह से होते हैं। नाम कई बार बहुत एक्साइटमेंट जाहिर करते हैं, इसलिए भी इनके नाम इस प्रकार से लिए जाते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस पाठ के दौरान हमने महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी धर्म पत्नी सावित्री फुले जी के बारे में पढ़ा। ये दोनों नाम विश्व में प्रसिद्ध हैं। इतिहास की पुस्तकों में आप इनको पढ़ेंगे, सोशल साइंस की चीज़ों में आप इनके जो क्रांतिकारी कार्य हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो हिंदी के साथ साथ आप इसे सोशल साइंस में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास प्रसिद्ध लोग हैं। महान व्यक्तित्व की श्रेणी में हमने आज अपनी इस माला में एक मोती और पिरो दिया है, और ये माला धीरे धीरे लंबी होती जा रही है, और ये माला जिस दिन पूर्ण हो जाएगी आप देखेंगे कि आप बच्चे किस महान भारत के बच्चे हैं, कितने महान व्यक्तित्व हमारे भारत में ही मौजूद है, जिनसे प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, महान व्यक्तित्व स्वयं भी बन सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स वैसे भी अपने बच्चों को विश्व स्तर पर देखना चाहता है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो कि आपकी वजह से बना है। इस प्लेटफॉर्म पर कक्षा 7 से लेकर 12 तक के हर एक कक्षा, हर एक बोर्ड, हर एक विषय के ढेरों वीडियो आपके लिए उपलब्ध है, जो कि आसान से आसान भाषा में है और पूरी स्पष्टता और जो कहें कि 100% शुद्धता के साथ यहाँ पर नॉन एडिटेड वीडियो आपको दिखाए जाते हैं। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही आप तक पहुँचता है ना। तो हमारी जो भाषा है या हमारी जो स्पष्टता है वो आपके लिए एकदम सटीक है कि आपको चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएं, ताकि आप अपनी कक्षा और परीक्षा दोनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसमें एनटीएससी, सीयूईटी जैसे एग्जाम्स है, या फिर ओलंपियाड्स है, या स्पोकन इंग्लिश है, सभी की बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाएगी, जिससे आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने एक लिंक देख रहे होंगे। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना, वहाँ पर एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। गूगल फॉर्म में जो जानकारी मांगी जा रही है उसे भर दीजिए, फॉर्म सबमिट कर दीजिए, फॉर्म आएगा हमारे पास, ज़रूरी चीज़ें पहुंचेंगी आपके पास। हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, हमसे संपर्क करने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक तो आप कर ही रहे हैं, कमेंट आप करते हैं, और शेयरिंग भी अब आप सीख गए हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये सब कुछ करते रहें, लेकिन इसके साथ अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, परिवार का ध्यान रखें, मम्मी पापा की बात सुनें, नियमित रूप से स्कूल जाएं और पढ़ाई करें, तभी आपका विकास संभव है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और सबसे ज़रूरी है भाई, एक बात जो मैं बताना भूल गई, खुश रहें, क्योंकि जो व्यक्ति खुश है ना, वो इस संसार का सबसे सुखी प्राणी है। ठीक है, तो अपनी प्रज्ञा मैम की तरह हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।